सोचिए, एक नौजवान है, वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। हम्म। वजह सिर्फ उसकी जाति। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिसके खिलाफ हमारे संविधान ने एक ढाल खड़ी की है। बिल्कुल। आज हम उसी ढाल के बारे में गहराई से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 की। हाँ, और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ कानून के शब्दों को समझना नहीं है। हम ये जानेंगे कि ये जमीनी हकीकत पर कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या रहा है और ये हर नागरिक के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए इसी की बुनियाद से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 1 है, वो बहुत सीधी सीधी बात कहता है। बहुत ही सीधी। वो कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। सुनने में तो काफी सरल लगता है। सरल है पर ये अपने आप में क्रांतिकारी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी हो, स्कूल में दाखिला हो या कोई भी सरकारी स्कीम, इन 5 वजहों से किसी को मना नहीं किया जा सकता। लेकिन असली जादू तो इसके अगले क्लॉज में है। क्लॉज 2 में। हाँ, क्लॉज 2 में वो कहता है कि ये पाबंदी सिर्फ सरकार पर नहीं है, अच्छा, तो फिर किस पर है? आम नागरिकों पर भी लागू होती है। मतलब कोई प्राइवेट होटल का मालिक या कोई दुकानदार भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी दुकान में किसी खास जाति या धर्म के व्यक्ति को नहीं आने दूंगा। ठीक यही मतलब है। दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, कुएं, तालाब, सड़कें, अच्छा, मतलब वो सारी जगह हैं जो जनता के इस्तेमाल के लिए हैं। वहां कोई भी किसी के भी साथ उन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो जो नौजवान मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था, हाँ, उसे रोकने वाला पुजारी या मंदिर का ट्रस्ट वो सीधे सीधे अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन कर रहा था। ये तो संविधान को कागज से उठाकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। बिल्कुल। लेकिन ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या समाज में ये बातें इतनी आम थीं? आज भी हम सुनते हैं कि किसी सोसाइटी में धर्म देखकर घर नहीं मिलता। हाँ, या फिर किसी गांव में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता। सही बात है। संविधान बनाने वाले और खासकर डॉक्टर अम्बेडकर इस जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि समाज के अंदर हजारों साल से जमी हुई भेदभाव की मानसिकता से भी है। इसीलिए अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को खत्म किया। और अनुच्छेद 15 ने उस मानसिकता पर हर सार्वजनिक जगह पर रोक लगा दी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, तो एक तरफ ये अनुच्छेद कहता है कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इसी अनुच्छेद में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एक तरह के भेदभाव की इजाजत देते हैं, जैसे महिलाओं के लिए विशेष सीटें या SC ST के लिए आरक्षण। ये तो विरोधाभास लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान इसे विरोधाभास नहीं बल्कि अपनी सबसे गहरी समझ मानता है। वो कैसे? देखिए, बराबरी का मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, एक 400 मीटर की दौड़ हो रही है। ठीक है। एक धावक को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा किया गया है और दूसरे को 100 मीटर पीछे। अब अगर आप दोनों को एक ही समय पर दौड़ने को कहें तो क्या ये बराबरी होगी? नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी पीछे वाले धावक के साथ। बिल्कुल। तो असली बराबरी लाने के लिए आपको पीछे वाले धावक को या तो 100 मीटर की शुरुआती बढ़त देनी होगी या कोई और मदद करनी होगी। सही। संविधान इसी को सकारात्मक कार्रवाई या पॉजिटिव एक्शन कहता है। इसका मकसद उन लोगों को सहारा देना है जो सदियों से इस दौड़ में पीछे धकेल दिए गए हैं, ताकि वो बाकियों के बराबर आ सकें। हाँ। तो इसका मतलब अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की इजाजत देता है, वो इसी सोच का नतीजा है। जी हाँ, इसी के तहत महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, बसों में आरक्षित सीटें या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जैसे कानून बनते हैं। इसे भेदभाव नहीं बल्कि बराबरी लाने का एक औजार माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन असली कहानी क्लॉज 4 के साथ शुरू हुई, जो SC और ST समुदायों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। और ये क्लॉज संविधान में शुरू से नहीं था। अच्छा, इसे पहले संशोधन के जरिए जोड़ना पड़ा था। एक मिनट, मतलब संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही उसे बदलना पड़ गया? ऐसा क्या हो गया था? हाँ, और इसकी वजह बना एक बहुत ही मशहूर केस, स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराईराजन। चंपकम दोराईराजन। चंपकम में एक लड़की थी जिन्हें अच्छे नंबर लाने के बावजूद मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां जाति के आधार पर सीटें तय थीं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये मेरे अनुच्छेद 15(1) के अधिकार का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी। कोर्ट ने जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया।
तो फिर तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए था। यही तो असली मोड़ आया। सरकार और संसद को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इसलिए इस फैसले को पलटने के लिए संसद ने संविधान में पहला संशोधन किया और अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा। मतलब एक अकेली लड़की की लड़ाई का नतीजा था ये। हाँ, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। और ये सिलसिला रोका नहीं, बाद में क्लॉज 5 आया जिसने प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण लागू किया। बिल्कुल। और फिर हाल ही में क्लॉज 6 आया जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। सही। तो क्या ये कहना सही होगा कि अनुच्छेद 15 का जो मूल मकसद था वो समय के साथ बदला है? पहले ये भेदभाव रोकने का हथियार था और अब ये सामाजिक बराबरी लाने का एक औजार बन गया है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका फोकस फॉर्मल इक्वालिटी से हटकर सब्सटैंटिव इक्वालिटी पर आ गया है। मतलब कागजी बराबरी नहीं, असल जिंदगी में बराबरी। हाँ, लेकिन इस सफर में अदालतों का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने ही तय किया है कि ये पॉजिटिव एक्शन कितनी दूर तक जा सकता है। तो चलिए अदालतों की बात करते हैं। जब सरकारें आरक्षण जैसे कानून बनाती हैं तो जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट जाते होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस संतुलन को कैसे साधता है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही ऐतिहासिक मामलों में इसकी सीमाएं तय की हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है 1992 का इंदिरा साहनी केस। हाँ, मंडल केस के नाम से भी जानते हैं इसे। जी, उस समय देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर बहुत हंगामा था। तब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक बीच का रास्ता निकाला। और इसी केस में आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई गई थी, है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि बराबरी का सिद्धांत भी बना रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात इसी केस में सामने आई, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। अच्छा, क्रीमी लेयर। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका लाभ उस वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। सही पकड़ा आपने। पर हम तो आज भी खबरों में देखते हैं कि कई राज्य सरकारें 60 या 70% आरक्षण के कानून पास कर देती हैं। तो क्या वो सब गैरकानूनी है? ये सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। अच्छा। राज्य सरकारें अक्सर वोट बैंक की राजनीति के चलते 50% की सीमा को लांघने की कोशिश करती हैं और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कोर्ट आमतौर पर इस सीमा पर अड़ा रहता है। और क्या अनुच्छेद 15 का दायरा सिर्फ जाति या धर्म तक ही सीमित है? हाल के सालों में तो और भी तरह की पहचानों को लेकर बात हो रही है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें 2018 के नवतेज सिंह जौहर केस में मिला। ये केस तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने के बारे में था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना अनुच्छेद 15 में दिए गए लिंग यानी सेक्स के आधार पर भेदभाव के बराबर है। वाओ! मतलब कोर्ट ने लिंग शब्द की परिभाषा को समय के साथ और बड़ा कर दिया। जी हाँ, कोर्ट ने माना कि लिंग सिर्फ पुरुष या महिलाओं ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास भी शामिल है। इस एक फैसले ने LGBTQ+ समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकार दिए और ये साबित किया कि हमारा संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज के साथ साथ विकसित होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांटना भेदभाव माना जाएगा? जैसे बसों में बुजुर्गों के लिए अलग सीट रखना, क्या युवाओं के साथ भेदभाव है? नहीं, यहाँ पर अदालत युक्ति संगत वर्गीकरण मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के सिद्धांत को देखती है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर किसी वर्गीकरण का एक तार्किक आधार है और उसका एक जायज उद्देश्य है, तो वो भेदभाव नहीं है। बुजुर्गों को सीट देना जायज है क्योंकि उन्हें सहारे की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई ये नियम बना दे कि लाल शर्ट पहनने वाले लोग पार्क में नहीं आ सकते, तो ये मनमाना वर्गीकरण होगा। इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक होगा। ये सब समझने के बाद सबसे अहम सवाल पर आते हैं। मान लीजिए वो नौजवान जो मंदिर के बाहर खड़ा है या कोई और जिसके साथ असल जिंदगी में भेदभाव होता है, वो करे क्या? कानून उसकी मदद कैसे कर सकता है? सिर्फ ये जानना कि मेरे पास अधिकार है काफी नहीं है। बिल्कुल, अधिकार का असली फायदा तब है जब आप उसे इस्तेमाल करना जानते हो। सबसे पहला और जरूरी कदम है सबूत इकट्ठा करना। सबूत जैसे? अगर मुमकिन हो तो घटना का वीडियो बना लें, फोटो खींच लें या ऐसे लोगों के नाम और नंबर ले लें जो गवाह बन सकें। बिना सबूत के कानूनी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है।
ठीक है, सबूत इकट्ठा कर लिए, उसके बाद सीधे पुलिस के पास? पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराना एक रास्ता है। SC/ST एक्ट जैसे कड़े कानून हैं जो जातिगत भेदभाव पर तुरंत कार्रवाई का प्रावधान करते हैं, लेकिन कई बार पुलिस भी आनाकानी करती है। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में दूसरे रास्ते भी हैं। जैसे कि? हर तरह के भेदभाव के लिए विशेष आयोग बनाए गए हैं। अगर मामला जाति से जुड़ा है तो आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में शिकायत कर सकते हैं। और लैंगिक भेदभाव के लिए महिला आयोग है? हाँ, और धार्मिक भेदभाव के लिए अल्पसंख्यक आयोग। इन आयोगों के पास जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्तियां होती हैं। और अगर इन सब से भी बात ना बने तो फिर आखिरी और सबसे शक्तिशाली रास्ता है अदालत का। कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। यानी कि मदद के लिए कई रास्ते खुले हैं। कानून आपके साथ खड़ा है, बस अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। बिल्कुल। वाकई ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। और अनुच्छेद 15 शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमें रोज याद दिलाता है कि आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी और सम्मान भी है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अनुच्छेद 15 जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव को तो रोकता है, लेकिन ये निवास स्थान यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर होने वाले भेदभाव पर चुप है। हाँ, ये तो है। कई राज्यों में सरकारी नौकरियों या कॉलेजों में दाखिले के लिए वहां के निवासियों को, मतलब डोमिसाइल वालों को प्राथमिकता दी जाती है। ये तो एक तरह का भेदभाव ही हुआ। यही सवाल है, संविधान इन दोनों में फर्क क्यों करता है? जन्म स्थान पर भेदभाव मना है, पर निवास स्थान पर कुछ हद तक जायज है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है और इसके हमारे देश की एकता और नागरिकों के अधिकारों के लिए क्या मायने हैं? ये सोचने वाली बात है, इस पे सोचिएगा जरूर।